नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है शिवालिक प्रगति सेंटर। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर तरीके से आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं दोस्तों। अगर फिर भी आपको वहां पे किसी तरह की समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कीजिए। हमसे जो बनेगा हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें सामान्य ज्ञान के सवालों को हम डिस्कस करेंगे, वो HP JBT टैट 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसको डिस्कस करूंगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि हमने जेबीटी के लिए जो ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं उसमें भी एक क्वेश्चन पेपर को मैंने डिस्कस किया है जो कि जेबीटी टैट 2014 में हुआ था। जैसे कि आपको मालूम है कि आपका एग्ज़ाम टैट का जो एग्ज़ाम है साल में 2 बार होता है, तो ये डिफरेंट क्वेश्चन पेपर है। इस बात को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है टैट पे, जेबीटी टैट पे, जो जिसमें मैंने 2019 का क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस किया, इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है 2019 में रिपीट हुए हैं। तो उन सवालों को मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपने पुराना वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप इसे पिछला जो वीडियो नहीं देखा है आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, हमने जेबीटी टैट पर, टीजीटी टैट पर और जो डिफरेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं तो उन पर जो सामान्य ज्ञान के जो सवाल हैं उन सवालों को डिस्कस करने की हमने कोशिश की है। आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें दोस्तों। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ देखते हैं आज के वीडियो में पहला सवाल। और आज का जो पहला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121, और आज का पहला सवाल है कि अधिकतम उपग्रहों वाला ग्रह है ऑप्शन ए यूरेनस, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी वरुण। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन, जब ये एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों उस समय इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी होगा। लेकिन अभी 2023 में ही कुछ महीने पहले, जैसे कि मुझे याद है, बृहस्पति ग्रह जो है, जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये खोज निकाला है कि बृहस्पति में उन्होंने 12 और उपग्रहों को खोजा है, जिसके बाद बृहस्पति ने शनि ग्रह को उपग्रहों के मामले में हरा दिया है। यानी कि बृहस्पति अभी सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह हो गया है। फिर भी आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा दोस्तों। लेकिन जब ये एग्ज़ाम करवाया गया था उस समय इसका जो सही जवाब था वो शनि था। अभी आप एक बार स्टेटस चेक कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बृहस्पति सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है, पर फिर भी आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसके चारों ऑप्शन को यदि देखें दोस्तों, जो बृहस्पति है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। आपको ये भी पूछा जा सकता है सबसे बड़ा ग्रह बताइए, बृहस्पति है। आपको यदि सवाल पूछा जाए सबसे भारी ग्रह यदि आपको पूछा जाए तो सबसे भारी ग्रह, जाहिर सी बात है बृहस्पति सबसे बड़ा है तो सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति ही होगा। और यदि आपको पूछा जाए सबसे हल्का ग्रह, यदि आपको पूछा जाए तो सबसे हल्का ग्रह है दोस्तों शनि ग्रह। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको ध्यान होगा, ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ जो घूमने वाले जो पिंड हैं उनको हम ग्रह कहते हैं। ग्रहों और उपग्रहों, ये जो ग्रह होते हैं दोस्तों, ये दो तरह से गतियाँ करते हैं। एक गति को हम कहते हैं घूर्णन गति, जब कोई ग्रह अपने एक्सिस के, अपने अक्ष के चारों तरफ घूमता है उसको हम कहते हैं घूर्णन। और जब कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है तो उसको हम कहते हैं ग्रह का परिक्रमण गति। तो ये जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह सभी ग्रहों में, जो 8 ग्रह हैं सभी ग्रहों में सबसे तेज घूर्णन, अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो अपने एक्सिस के अराउंड सबसे तेज रोटेट करता है, तो उस सवाल का जवाब भी बृहस्पति ही होगा। दोस्तों, ये जो यूरेनस है, यूरेनस को हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह, क्योंकि ये अपने अक्ष पर इतना अधिक झुका हुआ है तो इस कारण इसको हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। और वरुण जो है दोस्तों, इसको समुद्र का देवता कहा जाता है। समुद्र का देवता यदि आपको पूछा जाए किस ग्रह को कहा जाता है तो समुद्र का देवता कहा जाता है दोस्तों वरुण को। इसके अलावा अगर आपको सवाल पूछा जाए कि कौन से ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, जो बुध ग्रह है और जो शुक्र ग्रह है, सूर्य के सबसे जो नज़दीक 2 ग्रह हैं, बुध ग्रह और जो शुक्र ग्रह है, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं जिनका नाम है फोबोस और डिमोस, जिनका नाम है दोस्तों फोबोस तथा डिमोस। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है, डिमोस और फोबोस किस ग्रह के उपग्रह हैं। अगर आपको सवाल पूछा जाए सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह जो दोस्तों उसका नाम है गैनीमेड। ये जो है गैनीमेड उपग्रह जो है ये बृहस्पति का ही एक उपग्रह है और उपग्रहों में सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है गैनीमेड। अगर आपको सवाल पूछा जाए टाइटन जो है,
अगर आपको सवाल पूछा जाए टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है उसका नाम। और आपको मालूम होगा दोस्तों, उपग्रह जो है ये ग्रहों के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले जो पिंड होते हैं उनको हम उपग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिला नहीं है? ऑप्शन ए बैडमिंटन थॉमस कप, ऑप्शन बी फुटबॉल संतोष ट्रॉफी, ऑप्शन सी रंगास्वामी हॉकी रंगास्वामी कप, ऑप्शन डी चेस नेहरू ट्रॉफी। तो इसमें जो सही मिला नहीं है दोस्तों वो ऑप्शन डी है, क्योंकि नेहरू जो ट्रॉफी होती है, नेहरू ट्रॉफी ये जो बोट रेस होती है उसमें होता है नेहरू ट्रॉफी, और नेहरू कप यदि पूछा जाए तो नेहरू कप फुटबॉल में होता है। क्वेश्चन नंबर 123 है दोस्तों, चंद्रा और भागा नदियाँ किस स्थान पर मिलती है? इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चंद्रा और भागा नदियाँ जो है हिमाचल प्रदेश का जो ज़िला है लाहौल स्पीति, उसमें ये जो दोनों नदियाँ हैं चंद्रा और भागा नदी। चंद्रा नदी का उद्गम स्थल अगर पूछा जाए दोस्तों, तो चंद्रा नदी का उद्गम स्थल जो है लाहौल स्पीति में एक झील है, उसका नाम है चंद्रताल झील। चंद्रताल झील जो है ये लाहौल स्पीति के स्पीति में है। लाहौल स्पीति में जो झील है चंद्रताल झील। दूसरा जो भागा नदी है, ये भागा नदी का उद्गम स्थल यदि पूछा जाए तो जो सूरजताल है, सूरजताल भी लाहौल स्पीति में है, और ये जो सूरजताल है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है। एग्जाम में आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो सूरजताल से नदी निकलती है भागा नदी, चंद्रताल से नदी निकलती है चंद्रा नदी। और आपको सवाल पूछा गया है ये दोनों नदियाँ किस जगह पर मिलती हैं? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, केलोंग, तांडी, पटन और सुहागा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, तांडी में चंद्रा और भागा नदियाँ मिलती हैं और इसका नाम बन जाता है चंद्रभागा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 दोस्तों, रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कौन लाया था? ऑप्शन ए दामोदर दास, ऑप्शन बी अमरनाथ, ऑप्शन सी रामदास, ऑप्शन डी भूमिचंद। तो रघुनाथ जी की मूर्ति को अयोध्या से लेके आए थे दामोदर दास। आपको सवाल पूछा जा सकता है दामोदर दास को अयोध्या से रघुनाथ की मूर्ति लाने के लिए किसने भेजा था? तो कुल्लू का एक राजा था, कुल्लू का राजा जिसका नाम है जगत सिंह। तो जगत सिंह ने दामोदर दास को अयोध्या से रघुनाथ की मूर्ति लाने के लिए भेजा था। 1651-52 के आसपास इन्होंने भेजा था। एक बार इसको कंफर्म आप कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो भूमिचंद है, भूमिचंद ने जो त्रिगर्त रियासत है, त्रिगर्त रियासत का संस्थापक यदि आपको पूछा जाए तो त्रिगर्त रियासत का संस्थापक है भूमिचंद। भूमिचंद ने त्रिगर्त रियासत की स्थापना की है। पहला राजा त्रिगर्त रियासत का जो है वो भूमिचंद है। लेकिन कहीं कहीं पर त्रिगर्त रियासत का संस्थापक जो है वो एग्ज़ाम में वो कभी कभी ऑप्शन दिए जाते हैं सुशर्मा चंद जो है, सुशर्मा चंद दोस्तों त्रिगर्त रियासत में जितने राजा हुए उनमें से 234 नंबर पे जो राजा हुआ वो सुशर्मा चंद हुआ। तो यदि आपको दोनों ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों कि त्रिगर्त रियासत की स्थापना किसने की, तो आप त्रिगर्त रियासत का संस्थापक तभी आप करेंगे भूमिचंद को, अदरवाइज सुशर्मा चंद आप कर सकते हो। हाँ, यदि आपको सवाल पूछा जाए कि महाभारत के युद्ध में त्रिगर्त रियासत का कौन सा राजा जो है कौरवों की तरफ से लड़ा, तब आप कर सकते हो सुशर्मा चंद जो है महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 125 है दोस्तों, गीत गोविंद 12वीं शताब्दी में डैश डैश के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी कौटिल्य। दोस्तों अगेन मैं आपको कहूँगा कि अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो आप बुक्स ज़रूर पढ़ के जाइए। कई बार मैं कई किताबों को डिस्कस कर चुका हूँ। कालिदास ने किताब लिखी है मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम। जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कौटिल्य ने लिखी है अर्थशास्त्र। मैं पुराने वीडियोज़ में कई बार ये बातें बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 126 है दोस्तों, वैदिक काल में किस नदी को पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है सतलुज, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है यमुना। और पुरुषनी नदी जो है वैदिक काल में जाना जाता था रावी नदी को। रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषनी। अगर आपको पूछा जाए इसका सांस्कृतिक नाम, तो इसका जो सांस्कृतिक नाम है इरावती और पुरुषनी जो है ये जो दोनों नाम है ये रावी नदी के ही नाम है। सतलुज नदी का जो नाम है वैदिक वो है शतुद्री। झेलम नदी का नाम है विस्तता। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि विस्तता किस नदी का वैदिक नाम है। या यमुना नदी का जो नाम है वो कालिंदी है। कालिंद पर्वत से निकलने के कारण यमुना नदी का नाम है कालिंदी। और यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। कभी कभी एग्जाम में सवाल आपको पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में प्रमुख 5 बड़ी नदियां हैं। सतलुज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, उसके बाद यमुना हो गया
और चिनाब हो गया। तो आपको पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी नदियाँ जो है जिनका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो झेलम, माफ़ कीजिएगा, सतलुज नदी इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर, और यमुना नदी ये निकलती हैं उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से। इसके अलावा ब्यास नदी और रावी नदी और जो चंद्रभागा नदी है, चिनाब नदी, ये तीनों हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है दोस्तों कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए एडवांस्ड टोटल मशीन, ऑप्शन बी एक्शन टेकर मशीन, ऑप्शन सी ऑटो टोटल मशीन, ऑप्शन डी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है एटीएम का पूरा नाम है। आपको इस तरह से और भी कुछ फुल फॉर्म्स आपको पूछी जा सकती हैं, जैसे आपको जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसे आपको पूछा जा सकता है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपको पूछा जा सकता है आरटीई, राइट टू एजुकेशन। इसके अलावा आपको सवाल पूछा जा सकता है भीम, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। आपको पूछा जा सकता है नीति का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति, NITI, नीति पूछा जा सकता है। आपको सवाल पूछा जा सकता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका फुल फॉर्म है। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप कुछ फुल फॉर्म्स आप ज़रूर देखिए। सिम का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। पैन का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। इस तरह से पिन का नंबर आपको पूछा जा सकता है पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो फुल फॉर्म्स को ज़रूर देख के जाइए, और भी बहुत सारी फुल फॉर्म्स हैं, आप ज़रूर एग्जाम में देख के जाइए। इस तरह से एग्जाम में कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 है दोस्तों, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, मैंने पिछला जो वीडियो आपको बनाया था, पिछला जो वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप एक बार देखिए। तो सिंधु घाटी का जो स्थल जो पाकिस्तान में है वो है ऑप्शन ए, माफ़ कीजिए ऑप्शन बी, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 129, और क्वेश्चन नंबर 129 है दोस्तों, ग्रेनाइट का संबंध कौन सी चट्टान से है। ऑप्शन ए कायांतरित, ऑप्शन बी तलचट्टी, ऑप्शन सी आग्नेय, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं ग्रेनाइट का जो संबंध है वो ऑप्शन बी आग्नेय चट्टानों से है। ग्रेनाइट हो गया या फिर बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट और बेसाल्ट का जो संबंध है वो आग्नेय चट्टानों से। कायांतरित, यदि आपको पूछा जाए स्लेट, यदि स्लेट आपको पूछा जाए स्लेट का संबंध किस तरह की चट्टान से है, तो स्लेट का संबंध जो है कायांतरित चट्टान से है। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए जैसे बालू पत्थर है, आपको पूछा जा सकता है बालू पत्थर, या आपको पूछा जा सकता है चूना पत्थर, आपको पूछा जा सकता है डोलोमाइट, आपको पूछा जा सकता है कोयला। इन सभी का संबंध जो है किस तरह की चट्टान से है, तो इन सभी का संबंध जो है अवसादी चट्टानों से। अवसादी चट्टान जिनको हम परतदार चट्टानें भी कहते हैं, एग्जाम में आपको सवाल बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 130 है, भारतीय मुद्रा के प्रतीक रुपए को किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ऑप्शन ए श्री गणेश राय, ऑप्शन बी श्री एम चक्रवर्ती, ऑप्शन सी श्री डी उदय कुमार, ऑप्शन डी श्री राधेश्याम। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है श्री डी उदय कुमार के द्वारा भारतीय रुपए के प्रतीक में जो हमने चिन्ह लिया है उन्होंने उसको डिज़ाइन किया है, और ये जो डिज़ाइन है ये 2010 में उन्होंने दिया है। क्वेश्चन नंबर 131 है, वंदे मातरम के लेखक कौन है। अगेन मैं फिर कहूँगा, किताबें आप एग्ज़ाम में जाने से पहले किताबों को ज़रूर देख के जाइए, जो ज़रूरी किताबें हैं। तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है शरत चंद्र चटर्जी। तो जो वंदे मातरम है वो लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ये किताब लिखी गई है। और वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहाँ पर गाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, और इसको 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन उसमें वहाँ पे सबसे पहले गाया गया। महात्मा गांधी ने लिखी किताब हिंद स्वराज, प्रीवियस वीडियोज़ में मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ। शरत चंद्र चटर्जी दोस्तों, शरत चंद्र चटर्जी ने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक पुस्तक उन्होंने लिखी देवदास, जिस पर 3 बार जो है बॉलीवुड में मूवी बन चुकी है, बहुत प्रसिद्ध फिल्म है देवदास। ये शरत चंद्र चटर्जी का ही एक उपन्यास है। इसके अलावा इन्होंने परिनीति लिखी और बहुत सारे उपन्यास शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 132 को और यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 132 है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन ए कांगड़ा, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी सिरमौर। तो हिमाचल प्रदेश में जो झांझर नृत्य है, झांझर नृत्य का संबंध है चंबा से। चंबा में और कुछ नृत्य है, जैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है डांगी लोक नृत्य जो है ये कहाँ पर प्रसिद्ध है, डांगी, तो ये चंबा में है। आपको पूछा जा सकता है डेपक, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में नवाला।
तो ये जो डेपक और ये जो नवाला है दोस्तों, ये गद्दियों के द्वारा ये नृत्य किए जाते हैं। गद्दी ट्राइब, यदि आपको ध्यान हो, गद्दियाँ माफ़ कीजिए, गद्दी जो ट्राइब है दोस्तों, गद्दी ट्राइब हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है ये जनजाति जो है ये चंबा में पाई जाती है। और ये डेपक या नवाला जो नृत्य है ये गद्दियों के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। नवाला एक त्यौहार है जो कि शिव से संबंधित है, तो गद्दी लोग ही इसको मनाते हैं। तो इसके अलावा आपको सवाल यदि पूछा जाए कि लोक नृत्य आपको पूछा जा सकता है, जैसे सिरमौर के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जैसे आपको पूछा जा सकता है बिरसू, बिरसू आपको पूछा जा सकता है, बुढ़ा आपको पूछा जा सकता है। एग्जाम में, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। ये सिरमौर के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। शिमला में दोस्तों करियाला होता है। करियाला शिमला के अलावा सिरमौर में या सोलन में भी ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 है कि हिमालयन पिलग्रिमेज के लेखक कौन है। देखिए, इसी क्वेश्चन पेपर में 3 बुक्स अभी तक मैं 3 सवाल आपको पूछे गए हैं, तो बुक्स ज़रूर देख के जाइए। तो हिमालयन पिलग्रिमेज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शांता कुमार, ऑप्शन बी एन दत्तार, ऑप्शन सी देवराज शर्मा, ऑप्शन डी आनंद चंद। तो हिमालयन पिलग्रिमेज ये जो पुस्तक लिखी है दोस्तों, ऑप्शन बी एन दत्तार के द्वारा ये लिखी गई है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था शांता कुमार के द्वारा लिखी हुई किताबें। देवराज शर्मा ने जो किताबें लिखी हैं दोस्तों, देवराज शर्मा ने एक किताब लिखी है हिमाचल प्रदेश परिचय। इसके अलावा देवराज शर्मा ने लिखा है हिमाचल अतीत, वर्तमान और भविष्य की एक झलक, ये भी देवराज शर्मा की पुस्तक है। आनंद चंद ने लिखी है बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस तरह से ये किताब जो है आनंद चंद के द्वारा लिखी गई है। और आनंद चंद जो है बिलासपुर रियासत के, कहलूर जो रियासत थी उसके अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 134 और क्वेश्चन नंबर 134 है कि निम्नलिखित में से किसे प्रभात का तारा कहा जाता है। सो बहुत ही आसान सा सवाल है, कई बार ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। तो चाहे आपको प्रभात का तारा पूछा गया हो, चाहे आपको सांझ का तारा पूछा गया हो, भोर का तारा या फिर शाम का तारा, या आपको सवाल पूछा गया सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह, आपको सवाल पूछा जाए पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, आपको सवाल पूछा जा सकता है। आपको सवाल पूछा जा सकता है सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है, सौंदर्य का देवता। आपको सवाल पूछा जा सकता है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो इन सभी सवालों के सभी सवाल जो है, इन सभी सवालों का जो जवाब होगा वो शुक्र ग्रह होगा, और इस सवाल का जवाब भी शुक्र ग्रह ही होगा। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है दोस्तों, जैसे आपको मालूम है पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ को घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ को पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। लेकिन शुक्र ग्रह पृथ्वी की तरह, बाकी अधिकांश ग्रह जो है पृथ्वी की तरह ही अपने अक्ष पर घूमते हैं, लेकिन शुक्र ग्रह एक ऐसा प्लैनेट है जो कि अपने अक्ष पर पृथ्वी के विपरीत घूमता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ को घूमता है। इससे पहले जो पहला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, मैंने आपको बताया था कौन सा ग्रह ऐसा है जो कि अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूर्णन करता है। और अगर आपको सवाल पूछा जाए कौन सा ग्रह ऐसा है जो अपने अक्ष पर सबसे धीमी गति से घूर्णन करता है, तो उस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। इस सवाल का जवाब होगा वो शुक्र ग्रह होगा। बुध ग्रह दोस्तों ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह भी यदि आपको पूछा जाए तो आंसर होगा बुध ग्रह। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका आपको सवाल पूछा है मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं, तो इसका सवाल का जो जवाब है वो है आयरन ऑक्साइड के कारण। अब बृहस्पति ग्रह, इस पर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 135 दोस्तों, ब्लैक गोल्ड का उल्लेख करता है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी हीरा। तो ब्लैक गोल्ड जो कहा जाता है दोस्तों, वो पेट्रोलियम को भी हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं और कोयले को भी कहते हैं। एक बार आप इसको कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा होने के कारण इनको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। कोयला काला होता है देखने में, पेट्रोलियम को जब समुद्रों से जब कच्चा तेल निकाला जाता है तो उस समय वो कच्चा तेल जो है वो भी काला होता है, द्रव सोना जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम को। तो ब्लैक गोल्ड के नाम से दोनों विख्यात है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, अभी मुझे कन्फर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 136। जैसे मैंने आपको बताया इस वीडियो में बहुत सारे सवाल रिपीट हुए हैं या कुछ और सवाल हैं आगे, तो इसी वीडियो में कंप्लीट करूंगा इसको। क्वेश्चन नंबर 136 है दोस्तों, यूएनओ की किस संस्था का मुख्यालय पेरिस में है। पिछला वीडियो आप जरूर देखिए, 2019 में जो आया है ये सवाल रिपीट हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137 दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है यूएनओ की किस संस्था का मुख्यालय पेरिस में है। तो पेरिस में मुख्यालय जो है वो है यूनेस्को का। जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो रोम में है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी मैनोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा को जो मापने का जो यंत्र है दोस्तों वो है ऑप्शन सी एमीटर, जो है ये मापता है विद्युत धारा को।
मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करते हैं अलग अलग चीज़ों को, वो आपको मालूम होना चाहिए। बैरोमीटर जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, मेरे ख्याल से आपको मैंने बताया, बैरोमीटर जो है ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। मैनोमीटर जो है वो प्रेशर को मापता है दोस्तों। मैनोमीटर जो है ये प्रेशर को मापता है, यानी कि दबाव को ये मापता है। तो जो ब्लड प्रेशर है उसको मापने का जो यंत्र है उसका नाम है स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर, तो रक्तचाप को ये मापता है मैनोमीटर। एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है कई बार, आपको भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 138 देखें। क्वेश्चन नंबर 138 है कि इनमें से कौन सा इबोला वायरस का प्राकृतिक पोषक माना जाता है? ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन डी गाय। तो इबोला जो वायरस है उसका प्राकृतिक पोषक माना जाता है चमगादड़ को। इसके अलावा आपको पूछा जाए निपाह वायरस, निपाह वायरस जो निपाह वायरस का जो निपाह वायरस किस जानवर से फैलता है, तो इस सवाल का जवाब भी चमगादड़ होगा। हालांकि ये जो इबोला वायरस है दोस्तों ये पशुओं से, जानवरों से इंसानों में ट्रैवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पझौता आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी करो या मरो। जैसे आपको ध्यान होगा असहयोग आंदोलन ये 1920 में हुआ है, 1920 से 1922 तक चला। अगर आपको पूछा जाए असहयोग आंदोलन कब तक चला, तब आंसर होगा 1922। लेकिन कब शुरू हुआ? 1920। महात्मा गांधी के द्वारा ये आंदोलन किया गया। स्वदेशी आंदोलन दोस्तों अगर आपको ध्यान हो 1905 में जब बंगाल के विभाजन को जब बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा और 1905, 6, 7 में ये आंदोलन बहुत ज़ोर शोर से हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ और पझौता आंदोलन जो है ये सिरमौर में 1942 में, 1942 में पझौता आंदोलन ही हुआ। तो पझौता आंदोलन को जो मोटिवेशन मिला है, जो प्रेरणा मिली है, वो भारत छोड़ो आंदोलन से मिली है। करो या मरो ये भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा ये नारा दिया गया था, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन को ध्यान रखना हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है अगस्त क्रांति के नाम से कौन सा आंदोलन फेमस है, क्योंकि अगस्त के महीने में हुआ है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 140 है दोस्तों पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 20% और ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 75%। तो पृथ्वी के कुल जल का तकरीबन 2.5 से 3% जल जो है वो मीठा जल है। हालांकि हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों इस पर 71% पानी है और 29% जो है इसमें स्थलमंडल है, ज़मीन है। लेकिन उस 71 को यदि हम 100 मान करके चलें तो उस पृथ्वी के कुल जल का केवल 2.5 से 3% जल ही मीठा जल है, पीने लायक जल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 141 और वो है नेफ्रॉन किस अंग से संबंधित? ऑप्शन बी दिल, लिवर, गुर्दा, इनमें से कोई नहीं। पिछला वीडियो देखिए, मैंने उसमें डिस्कस किया है। तो नेफ्रॉन का जो संबंध है वो गुर्दे से है, गुर्दा यानी कि किडनी। दिल से है कार्डियोलॉजी या फिर पेसमेकर, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 सिस्मोलॉजी का डैश का अध्ययन है। तो सिस्मोलॉजी दोस्तों ये भूकंप की तीव्रता को मापता है, भूकंप के जो झटके हैं उनकी तीव्रता को मापता है। उत्तक जिसको हम इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, उत्तकों के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। उत्तकों के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। महासागर के अध्ययन को कहा जाता है ओशिनोलॉजी। इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 143 है ओशिनोग्राफी या ओशिनोलॉजी उसको कहते हैं, ओशिनोग्राफी कहते हैं शायद, चेक कर लीजिएगा। तो देखिए 143 और क्वेश्चन नंबर 143 है दोस्तों कि मानव शरीर में क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 22 जोड़े, ऑप्शन बी 23 जोड़े, ऑप्शन बी 20 जोड़े, ऑप्शन बी डी इनमें से कोई नहीं। तो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो कुल होती है 46 या फिर 23 जोड़े। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 144 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 144 है वह प्रोटीन जो रक्त को जमने में सहायता करता है। ऑप्शन ए कैसीन, ऑप्शन बी फाइब्रिनोजिन, ऑप्शन सी कैरोटीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रक्त को जमने में जो प्रोटीन हेल्प करता है दोस्तों उसका नाम है फाइब्रिन। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। यदि आपको सवाल पूछा है कौन सा विटामिन यदि रक्त को जमने में हेल्प करता है, तब आप करोगे विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, उसमें 2-3 तरह के सेल होते हैं। जैसे WBC होता है, WBC या RBC होता है, या फिर प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स। तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये भी
रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे प्रोटीन पूछा है तो आंसर है फाइब्रिन, तो ध्यान रखिए। इसके अलावा दोस्तों दूध का, जो गाय का दूध होता है आपने देखा होगा हल्का पीला होता है, तो गाय का दूध जो हल्का पीला होता है उसका क्या कारण है? इसका आंसर है कैरोटीन, ये एक प्रोटीन है। गाय का दूध जो सफ़ेद होता है, गाय का या भैंस का दूध जैसे आपने देखा हो, एज़ कम्पेयर टू गाय के दूध से भैंस का दूध ज़्यादा सफ़ेद होता है। ये दूध में जो सफ़ेदपन होता है वो कैसीन प्रोटीन की वजह से होता है। सो क्वेश्चन नंबर 145 है दोस्तों, ये भी एग्जाम में मैंने आपको पिछला जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया है चिपको आंदोलन किस वर्ष चलाया गया। तो चिपको आंदोलन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 146, और क्वेश्चन नंबर 146 है कि ल्यूकेमिया रोग किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन ए आँख, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी दिमाग, ऑप्शन डी रक्त। तो ल्यूकेमिया जो है ये संबंधित है रक्त से। देखें जैसे मैंने आपको कहा कि जो रक्त में अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं WBC, जिनको हम हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, इनको हम शरीर के सैनिक भी कहते हैं, और RBC हो गया, और WBC RBC और प्लेटलेट्स हो गया। तो ये जो हमारे प्लेटलेट्स, तो जो ल्यूकेमिया होता है ये रक्त का कैंसर होता है दोस्तों। ल्यूकेमिया जो है वो रक्त के कैंसर को ही कहते हैं। आपको सवाल पूछा जा सकता है रक्त का कैंसर क्या कहलाता है, तो वो ल्यूकेमिया कहलाता है। WBC का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ल्यूकोसाइट, तो ल्यूकोसाइट से ही ल्यूकेमिया बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एंडोबायोलॉजी, ऑप्शन बी एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन सी एंट्रोबायोलॉजी, ऑप्शन डी न्यूबायोलॉजी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। अंतरिक्ष में या पृथ्वी के बाहर जो लाइफ को जब हम स्टडी करते हैं उसको हम एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है दोस्तों, क्वेश्चन 148 की कीबोर्ड पर स्पेस कीज़ कितनी होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो जनरली जो कीबोर्ड होता है उसमें जो स्पेस कीज़ होती हैं वो 1 होती हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 149 है, इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए डॉज, ऑप्शन बी ओरेकल, ऑप्शन सी लाइनक्स, ऑप्शन डी विंडोज़। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ओरेकल जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 150 है दोस्तों कि एंजाइम्स सहायता करते हैं। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी प्रजनन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एंजाइम मैंने पिछले क्वेश्चन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 2019 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था टैट का, JBT टैट का, उसमें बहुत सारे सवाल इसमें से मिलते जुलते हैं या यही सवाल है। तो एक बार आप कंफर्म भी कर सकते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो एंजाइम हेल्प करते हैं पाचन में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जल्द ही आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।